ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जिसका बेटा बीमार पड़ गया। बहुत तरह के इलाज कराए, ठीक नहीं हो पाया और उस बेटे की तबीयत बिगड़ती गई। सब जगह उसने कोशिश की, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब जगह गया, पर कोई फर्क नहीं। अंत में उसे एक बहुत बूढ़ा सा ज्योतिषी मिला। उस ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बच सकता है, पर एक शर्त है, और वो शर्त बहुत मुश्किल है। वो शर्त ऐसी है कि स्वाति नक्षत्र हो, बारिश आ रही हो और किसी घने जंगल में मनुष्य की एक खोपड़ी रखी हो, उसमें आधा पानी भरा हो और वो पानी पीने के लिए एक सांप वहां आ जाए और पहले एक मेंढक आ जाए वो पानी पीने के लिए, और उसके पीछे एक सांप आ जाए। सांप को देखकर मेंढक छलांग लगाए और जब सांप उसके पीछे जाए तो सांप के मुंह से जो विष उस पानी में गिरेगा, वो पानी अगर तुम्हारे बेटे को पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। ये शर्त थी। तो वो तो ठहरा भक्त आदमी, वो तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु कुछ करो, नहीं तो बेटा गया। पंचांग खोलता है और पाता है, अरे आज ही तो स्वाति नक्षत्र है। वाह, बहुत खुश हो जाता है। सोचता है चलो अब बाहर निकलता हूं। चलते जाता है, बारिश आने लगती है, और ज्यादा खुश हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, धन्यवाद करता है, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल आता है, जंगल से जाने लगता है, भगवान से कहता है तूने 2 शर्त तो पूरी कर दी, अब बाकी भी कर दे। तो आश्चर्य होता है, उसको देखता है, सही में एक खोपड़ी गिरी हुई है जिसमें पानी है, और वो वहीं ठहर जाता है। देखता है अब क्या होता है, और थोड़ी देर में एक मेंढक छलांग लगाते लगाते आ जाता है और उसके पीछे एक सांप आ जाता है। मेंढक कूदता है, सांप उसके पीछे, सांप के मुंह से विष की बूंदें गिरती है। वो पानी लेता है और भगवान से इतना धन्यवाद करता है, इतना धन्यवाद करता है, हे प्रभु। पानी लेकर आता है और उसका बेटा ठीक हो जाता है। ये जो घटना है, इसमें क्या हुआ? सारे योग जुड़ गए। जब जीवन में ऐसे सारे योग जुड़ जाते हैं, तब अपने आप शुभ होने लगता है जीवन में। आप सभी जो यहां पर आए, सोचा तो था आना है, परंतु फिर बीच बीच में कुछ कुछ हुआ, बातें आई, परंतु धीरे धीरे योग जुड़ने लगे, प्रोग्राम बन गया और टिकट सब कुछ अपने आप पहुंच गए यहां पर। ये भी क्या है? उस भगवान की कृपा ही समझो, मर्जी ही समझो, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। सूफी संत भगवान से कहता है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा उसमें मैं राजी हूं, क्योंकि तेरे पास बिजलियां है, कब तेरी बिजली आकर गिर जाएगी मेरे घर के ऊपर मुझे पता नहीं। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास ये आशियाना। इसके लिए आप जो सब लोग यहां आए हैं, सबसे पहले धन्यवाद किसका करना है? उस ईश्वर का, उस भगवान का, कि सारे योग जुड़ गए और हम इस वातावरण में आ गए। यहां आकर कैसे लग रहा है?
कैसे वाइब्रेशंस, कैसे प्रकंपन है यहां पर, संसार के प्रकंपन कैसे है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहां कंपेयर करो, क्या है? सेम है, जगह तो वही है, जगह अलग अलग जगह है, परंतु वातावरण, वाइब्रेशन, सब कुछ अलग है। तो आज हम एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भाग्य, डेस्टिनी, फॉर्च्यून। क्या ये चांस है या चॉइस, चुनाव है, क्या है? इसकी हम थोड़ी सी चर्चा और साथ साथ अनुभव, दोनों चीजें करेंगे। एक ज्योतिषी के पास एक ज्योतिषी होता है जो कि बहुत प्रसिद्ध होता है, बहुत प्रसिद्ध, किसी गांव में। तो गांव के कुछ शरारती युवक होते हैं, उनको लगता है इसका कुछ अभी करना चाहिए, बहुत फेमस हो रहा है, तो इसकी परीक्षा करते हैं, लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कबूतर ले लेते हैं अपने कोट के अंदर और उसके पास जाके सोचते, हम पूछेंगे बताओ ये कबूतर जिंदा है या मर गया है। अगर वो कहे जिंदा है तो अंदर ही अंदर उसकी गर्दन मरोड़ देंगे और बोलेंगे देखो मरा हुआ है। अगर वो कहे जिंदा है तो मरा है तो जिंदा दिखा देंगे, तो इसकी पोल खुल जाएगी। तो वो ज्योतिषी तो बड़ा बुजुर्ग होता है। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं, वो कबूतर अंदर है कोट के अंदर, और पूछते हैं हमने आपके बारे में बहुत सुना है, क्या आप ये बता सकते कि जो अंदर कबूतर है वो जिंदा है या मरा है? तो वो ज्योतिषी समझ लेता है, वो कहता है इट इज ऑल इन योर हैंड्स। क्या कहता है? इट इज ऑल इन योर हैंड्स, ये तुम्हारी चॉइस है। इट इज ऑल इन योर हैंड। उसी तरह भाग्य जो है वो हमारे हाथ में। भाग्य के अधीन हो जाना ये गुण मनुष्यों का नहीं है। हाँ, पशुओं का हो सकता है। पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, हम कभी एनिमल्स के लिए कहते हैं ये पापात्मा है, ये बहुत ही खराब है, ऐसा शायद उनको तो ये बुद्धि ही नहीं है। जिनके पास बुद्धि ही नहीं है उनके लिए ठीक है कि मेरे तो भाग्य में ऐसा है। परंतु अगर कोई मनुष्य ऐसा कहे मेरी तो नियति ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अलग अलग शब्द है, शब्द भी देखो कैसे, एक है फॉर्च्यून और डेस्टिनी। ये शब्द हम कहते हैं हिंदी में भाग्य या नियति, परंतु बहुत सारे थोड़े निगेटिव जैसे शब्द भी है। एक है किस्मत, मेरी किस्मत फूटी है। उससे भी थोड़ा निगेटिव शब्द है नसीब, मेरे नसीब में ही नहीं है। नसीब, किस्मत, भाग्य, सौभाग्य, गुड फॉर्च्यून, दो धाराएं हैं विचारों की। एक भाग्यवादी, वो कहते हैं जो भाग्य में है बस वही, हम उसको बदल नहीं सकते, बस ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, जो है वो है। ये एक धारा है। और इस विचारधारा में कोई भी क्रांति, कोई भी रिवॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। व्यक्ति मान ही बैठता है कि मैं हूं ही ऐसा, अब कुछ नहीं हो सकता है, दुखी है जीवन में, क्या करूं, नसीब ही ऐसा है, भाग्य ही फूटा है, जो भी करते हैं फेलियर, जो भी करते हैं असफलता, कुछ भी करो यही होता है, मेरे भाग्य में ही नहीं। और ये जो रेपिटेशन है थॉट्स का, वो इतना गहरा हो जाता है कि वो होने लगती है चीजें। ये एक है। दूसरी विचारधारा है नहीं, हम अपने भाग्य को बदल के रहेंगे, ये मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो जो चाहे वो कर सकता हूं। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। एक अंग्रेजी कवि विलियम हेनले लिखता है अपनी कविता इनविक्टस, अजय जो कभी पराजित ना हो, उस कविता में वो लिखता है कि
अंडर द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड। मेरा जो सिर है पूरा लहूलुहान है परंतु झुका नहीं है। मेरा आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है। दूसरी ये विचारधारा है जो कहती है हम सब बदल देंगे, कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये जो आया है इसको हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ये एक दूसरी विचारधारा है। उसी तरह जीवन भी एक चॉइस है। अगर हम ये मान बैठे मैं हूं ही ऐसा, तो बदल नहीं सकते। विदेश में एक ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति है, शायद जिसका वीडियो भी आपने देखा होगा, जिसको हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। टेट्रागमेलिया सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर बीमारी है। निक नाम का यह व्यक्ति जिसको ना हाथ है और ना पैर है। किताबें लिखी है उसने, भाषण देता है, क्या कुछ करता है। कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो सोचता था देखो भगवान ने भी कैसा अन्याय कर दिया मेरे जीवन में, पैर भी नहीं हाथ भी नहीं, क्या करूं। पर उसने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी उसने, फिर भी आगे बढ़ता गया। ये भाग्यवादी परंपरा जो है बहुत ही घातक है, लीथल, कि मेरे साथ तो है ही ऐसा, मेरी किस्मत ही फूटी है। इस विचारधारा से बाहर आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। मेरे जीवन की ये जो नैया है इसका मालिक मैं हूं और जो चाहे मैं कर सकता हूं, मैं इसे बदल सकता हूं। एक सूफी संत होता है जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा। उसके शिष्य आश्चर्यचकित होते कि हमारे गुरु हमेशा ही खुश कैसे रहते हैं, क्या है इनके पास। और जब गुरु मरने को होते हैं लास्ट मोमेंट, तब भी बहुत खुश है। तो गुरु शिष्य पूछता है आखिर राज क्या है, मुझे बताओ, आप हमेशा ही कैसे खुश रहते हो। तो गुरु कहता है मैं तुम्हें अपने जीवन की एक कहानी सुनाता हूं। मेरे जो गुरु थे ना, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी। यही प्रश्न मैंने उनसे भी पूछा था कि आप हमेशा खुश कैसे रहते। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हर सुबह जब मैं उठता हूं, मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूं। उसका नाम होता है अब्दुल्ला, उस गुरु के गुरु का। वो कहता है हे अब्दुल्ला, तुझे खुशी चाहिए या दुख चाहिए। हर सुबह ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूं। चॉइस इज माइन। और मैं हर दिन खुशी को चूज करता हूं। और जिस दिन मैंने खुशी को चूज कर लिया, अपने आप वो दिन खुश ही रहता हूं। ऐसा होता ही नहीं कि मैं दुखी रहूं। खुशी को चूज कर लिया, खुशी का चयन, खुशी की चॉइस कर ली। उसी तरह चीन में बहुत समय पहले एक बहुत सुंदर चीज प्रसिद्ध है, 3 लाफिंग सेंट्स। 3 लोग होते हैं जो जिस भी गांव में जाते हैं हंसते जाते हैं, हंसते जाते हैं, हंसते जाते हैं, कहते कुछ भी नहीं, कोई भी प्रवचन नहीं देते, खाली हंसते हैं। और उनको हंसता हुआ देख के सारा गांव हंसने लगता है। जहां जाते हंसी की पूरी बाहर आ जाती है, हर जगह जाते हैं, इतना वो हंसते हैं। ऐसे वो 3 लाफिंग सेंट्स, उसमें से एक बार एक की मृत्यु हो जाती है। तो गांव वाले सोचते हैं अभी देखते ये जो दूसरे जो बचे हैं ये क्या करते हैं, इनको दुख होता है कि नहीं। परंतु जो मर गया उसने भी मरने से पहले एक बात कही थी कि मैं अभी मर रहा हूं, मेरे शरीर को कपड़े सहित जलाने लेके जाना। ये जो कपड़े हैं मेरे में निकालना मत, यही कपड़े रखना, और इसी के साथ में मेरी अर्थी को आग लगाना। तो ठीक है। और दूसरे जो 2 लोग होते हैं वो भी, उनका साथी चला गया पर फिर भी खुश है, क्योंकि उन्होंने जैसे कसम ही खा रही थी खुश रहने की, सदा खुश रहने की। तो सारा गांव एकत्र हो जाता है और अर्थी लगती है, उस पर आग देते हैं। और उस व्यक्ति ने कहा था मरते समय कि कपड़े नहीं निकालना, वैसे ही रखना, ठीक है। और वो तीनों इतने प्यारे लोग थे कि सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। इसके लिए जो गया उससे भी बहुत ज्यादा प्यार था सबका। तो सबकी आंखों में आंसू थे। सब लोग सोच रहे थे कितना अच्छा व्यक्ति था, चला गया। आग लगती है और जैसे आग लगती है फटाके फूटने लगते हैं। उनको लगता है ये क्या हो गया, फटाके कहां से फूट रहे। वो जो व्यक्ति मरते समय अपने अंदर सारे फटाके लगा के गया।
और जैसे ही फटाके फूटे सबको एकदम हंसी आने लगी, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जाते समय भी सबको हंसा कर ही गया। चॉइस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। तो जो भाग्य हमें बनाना है वो हमारे हाथ में है। जो चीजें जीवन में हो रही है वो हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट से, जन्म जन्म के हमको पता नहीं क्या है, जहां जन्म हुआ, कौन पति बना, कौन पत्नी बनी, बच्चे आए, बहुत कर्म फिलॉसफी के अनुसार कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हम दुखी हो जाए? तो क्या हम निराश हो जाए? क्या हम इस परिस्थितियों को बदल ही नहीं सकते? इसको स्वीकार कर ले बस, और दुख को स्वीकार कर लेना जीवन में? नहीं, चॉइस हमारे हाथ में है। तो कुछ बातें हम आपको बताएंगे, जो बातें आपको याद रखनी है और यहां से जाने के बाद भी वो बातें करनी है। किन किन बातों की चॉइस हमें करनी है? इंग्लिश का शब्द है CHOICE। CHOICE, इसी शब्द को हम पकड़ते हैं और इस शब्द में जो जो लेटर है उसकी हमें चॉइस करनी है। सबसे पहले सी मतलब कंटेंटमेंट, अर्थात संतुष्टता। हम देखते हैं संसार में लोग भागे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं पता नहीं, बस भागे रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। दिल्ली मेट्रो में देखो, पूछो किसी से कहां जा रहे हो, वो कहता है जाना है। क्यों जाना है? सब जा रहे हैं और मुझे भी जाना है, मुझे भी पहुंचना है। भाग रहे हैं, बाहर भी भाग रहे और मन के अंदर भी भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं इच्छाएं भगा रही है, तृप्ति नहीं है कहीं पर भी, सेटिस्फैक्शन नहीं है कहीं पर भी, अतृप्ति है और रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी सी है। हमारे घर में पहले साइकिल थी, देखा पड़ोसी के पास क्या है, स्कूटर। इच्छा हुई हमारे पास स्कूटर आनी चाहिए, स्कूटर आ गई। स्कूटर आई तो देखा पड़ोसी के पास कार है, तो हमारे पास कार आनी चाहिए, कार भी आ गई। कार आने के बाद देखा कि बाजू वाले के पास वाली जो कार है वो लेटेस्ट वाली है, और उसको देखते ही हमारी कार एकदम बैलगाड़ी जैसी लगने लगी एकदम। ये भी कोई कार है? वो चाहिए। बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, तृप्ति कहीं नहीं है, संतुष्टता। दो चीजें हैं, एक असंतुष्टता, एक संतुष्टता। चॉइस है हमारी, क्या हम लेते हैं। एक होता है ग्रेटिट्यूड, भगवान तेरा धन्यवाद, तूने सब दे दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए। कितनी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है इस थॉट में कि आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग नाउ, ऑल थिंग्स यू हैव गिवन मी ओ लॉर्ड, ओ गॉड, थैंक यू। डीप कंटेंटमेंट अंदर आएगा। 1869 लियो टॉल्स्टॉय नाम का एक बहुत बड़ा ऑथर रशिया में हुआ था। उसने एक कहानी लिखी है जिसमें लिखा है एक व्यक्ति के बारे में, एक किसान के बारे में। वो लिखता है कि एक किसान था रशिया में, बहुत गरीब था बेचारा, कुछ नहीं था उसके पास। और एक दिन अचानक उसके घर एक मेहमान आते हैं। वो मेहमान उससे कहते, तुम यहां क्या कर रहे हो, वहां जाओ साइबेरिया में, वहां पर तो बहुत जमीन है, जमीन मुफ्त मिलती है वहां पे, तुम वहां जाओ। वो कहते हैं अच्छा। रात भर सो नहीं पाता है और जो छोटी मोटी जमीन होती है उसको बेच देता है और निकल जाता है वहां पर, और पहुंचता है उस गांव में, नए गांव में, और लोगों से पूछता है यह जमीन का भाव क्या है। वो लोग कहते हैं भाव, यहां जमीन का भाव ही नहीं है, फ्री है, पर एक शर्त है, सुबह तुमको एक स्थान है वहां से भागना पड़ेगा, जितना तुम भाग के शाम तक आ जाओगे वो जमीन तुम्हारी। ये एक ही शर्त है बस।
तो वो रात भर सो नहीं पाता, सोचता है कितना भागो और कितना नहीं, पता नहीं। ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। भागो जितनी जमीन अपनी, वाह, ऐसा मौका तो फिर कभी नहीं आएगा। सुबह सुबह वो आ जाता है, सारा गांव खड़ा हो जाता है वहां पर, और वो लाइन होती है और वो भागना चालू करता है। इतना उसमें शक्ति भरी रहती है, उमंग उत्साह, कितना भागो और कितना नहीं। अब भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है। बीच में दोपहर हो जाती है, भूख लगती है, खाना निकालता है जो रखा हुआ है बैग में, फिर सोचता है खाना खाने रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी, खाना तो सारी उम्र बैठ के खाना ही है, फेंक देता है खाना, बहुत हो गया। और भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागते भागते प्यास लगती है, पानी निकालता है, सोचता है पानी पीने अगर रुक गया तो जमीन का क्या होगा, टाइम वेस्ट, फेंको पानी को भी फेंक देता है, और भागते जाता है और हाफते जाता है, भागते जाता है और हाफते जाता है, रनिंग एंड पैंटिंग एंड फ्यूमिंग। भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है, बहुत भागता है। फिर देखता है अभी दोपहर होने लगी है। एक मन कहता है अभी लौट चलो, क्योंकि पहुंचना भी तो है, पहुंचेंगे ही नहीं तो जमीन नहीं मिलेगी। परंतु सामने की जो जमीन जो होती है वो थोड़ी ज्यादा ही सुंदर दिखाई देने लगती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल, उर्वर। सोचता है बस ये थोड़ा सा इतना भाग लेता हूं, फिर तो वापस लौट जाऊंगा। और भागता है और भागता है और हाफता है और हाफता है और भागता है और भागता है, और फिर 2-3 बज जाते हैं। अब सोचता है अब तो लौटना ही पड़ेगा, नहीं तो पहुंच ही नहीं सकूंगा। बस अब संकल्प ही कर देता है, पर थोड़ी सी नजर सामने की जमीन पर जाती है, सामने की जमीन तो ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही है, थोड़ी अगर और ले लूं तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा और भाग लेता है, और फिर एक समय आता है, कहता है बस अब नहीं, और वापस रिटर्न जर्नी चालू करता है। और अब तो उसको बहुत टेंशन, क्योंकि पहुंचना है, नहीं तो पूरा ही गया। इतना जोर से भागता है, इतना जोर से कभी आज तक भागा नहीं होगा, भागता है और हाफता है और भागता है और हाफता है, इतना जोर जोर से भागते जाता है, 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 इतना तेजी से भागता है कि अभी इधर सूर्यास्त होने लगा है, सनसेट, और दूर से दिखाई देने लगते हो सारे गांव वाले, कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जोर से भागता है, इतना जोर से भागता है, इतना जोर से भागता है, और बस थोड़ा ही अंतर बाकी रहता है, थोड़ा ही, और उधर सूर्यास्त हो जाता है, और वो धड़ाम से गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया। ऐसे रोज ही यहां आते हैं। दिखाया है, उसका नौकर आता है, उसको बस वो 6 फीट उस गड्ढे में गाड़ देता है। हाउ मच लैंड डज द मैन नीड, ये उस कहानी का, उस किताब का नाम है, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित हाउ मच लैंड डज द मैन नीड। कहीं हम तो ऐसे नहीं भाग रहे, भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे। किसी ने कहा अरे एक बार चलो तो जरा, जैसे कि नहीं थोड़ा सा चल दो, सामने की जमीन बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, ये एक बार मिल जाए फिर उसके बाद में रुकेंगे, फिर उसके बाद में रिटर्न जर्नी चालू करेंगे। फिर कोई आता है कहता है अब तो रुको, हम कहते हैं नहीं थोड़ा सा और भागने दो। ये कहानी मनुष्य की है, तृप्ति नहीं है, असंतुष्ट है, भाग ही रहा है बस। तो फर्स्ट चॉइस है असंतुष्टता और संतुष्टता। क्या चुनेंगे दोनों में से? संतुष्टता को सबसे बड़ा धन कहा गया है, सेटिस्फैक्शन को, द ग्रेटेस्ट वेल्थ। बाकी सब धन है पर संतुष्टता नहीं है। एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति, सबसे धनवान, जब मर रहा था तो दुखी था। किसी ने पूछा इतने दुखी क्यों हो? वो कहता है मेरे पास बस 7 बिलियन, इतने ही पैसे हैं, मेरा लक्ष्य था 10 का, इसके लिए मैं दुखी हूं। अरे तुम्हारी कितनी पीढ़ियां खा सकती है, फिर भी दुखी ही मरा। सब कुछ था फिर भी दुख बहुत था।
तो पहली बात है संतुष्टता। और वास्तव में सच्ची संतुष्टता आंतरिक है, मन की है, आत्मा की है। जो कुछ भगवान ने दिया है, जो कुछ मिला है, बहुत ज्यादा है, बहुत है। इतना स्वयं को व्यस्त, बिजी नहीं कर दो कि टाइम ही नहीं है, अपने लिए ही टाइम नहीं है। बाकी सबके लिए टाइम है, पर खुद के लिए हमको भी तो अपने लिए टाइम चाहिए। एक इनर स्पेस, एक साइलेंस टू थिंक, सोचने के लिए मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कहां भाग रहा हूं। तो अभी हम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक बजाएंगे। इस मेडिटेशन में अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन देखना है, ठीक है? उस स्क्रीन में अपने सारे जीवन की यात्रा को देखना है। चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। आंखें बंद करेंगे तो अच्छा होगा, आंखें बंद करके जीवन की इस अनंत यात्रा में मैं कौन हूं, क्या मेरा वास्तविक स्वरूप है, कहां से मैं आया हूं। आज मैं अपने आप को देखने जा रहा हूं, देख रहा हूं स्वयं को। देख रहा हूं स्थान को जहां मेरा जन्म हुआ। उस घर को देख रहा हूं, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, मेरा वो बचपन। कैसी निरागसता, इनोसेंस उस समय थी। देख रहा हूं अपनी स्कूल को, अपने सभी टीचर्स को, कैसा निश्चिंत जीवन था। और आगे देख रहा हूं अपने कॉलेज को, अपने घर को भी साथ साथ। क्या उमंगे थी जीवन के लिए, ये करूंगा, वो करूंगा। और आगे देख रहा हूं अपने परिवार को, पति को, पत्नी को, बच्चों को। अपने ऑफिस को, साथियों को, सीनियर्स को। जीवन के सारे दृश्य सामने आ रहे हैं। देख रहा हूं जीवन की वो उन सभी घटनाओं को, दुख के क्षणों को और सुख के क्षणों को। कहीं खो तो नहीं गया हूं। जीवन की इस दौड़ में कहां भाग रहा हूं। क्या मुझे रुकना चाहिए? मन जो शांत था कभी,
क्यों इतनी अशांति? आज मैं डिटैच्ड होकर, साक्षी होकर खुद को देख रहा हूं। कितना सुखद अनुभव हो रहा है केवल देखने से। इस शांत वातावरण में मन कितना शांत हो गया है, कितना स्थिर। क्या ऐसी ही शांति अब मैं अपने जीवन में ला सकता हूं? वह संतुष्टता क्या फिर से आ सकती है? परिवार में जो प्रेम था क्या फिर आ सकता है? जो हार्मनी थी क्या फिर से आ सकती है? आज मैं खुद को देख रहा हूं। वापस आंखें खोलेंगे। ओम शांति। तो खुद को देखना, स्वयं के जीवन को देखना, कहां भूल हो रही है, कहां गलती हो रही है, कहीं खो तो नहीं रहे। स्वयं की चेकिंग खुद। तो पहला सी, दूसरा एच फॉर हैप्पीनेस। ये भी हमारी चॉइस है, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। बहुत कुछ हो गया जीवन में अचानक। एडिसन जब था, एक दिन ऐसा हुआ अमेरिका में, एडिसन की पूरी रिसर्च लेबोरेटरी इतनी बड़ी, सबको आग लग गई। वो खड़ा हुआ देख रहा था, उसका बेटा भाग के आया, उसने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? एडिसन कहता है कि जाओ अपनी मां को बुला के लाओ। ऐसा दृश्य बाद में कभी देखने नहीं मिलेगा। उसके बेटे ने रीडर्स डाइजेस्ट 1953 के एडिशन में यह इवेंट लिखा है, जहां एडिसन कहता है ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ट अप इन दिस फायर। वो रिसर्च लैब में क्या वक्तव्य दिया, उसने क्या कहा स्टेटमेंट में कि मैंने जितने मिस्टेक्स की थी, देखो कितना अच्छा है, सब जल के खाक हो रहा है। और विद इन 6 मंथ फिर से एक नई लैब खोली, खड़ी कर दी। कोई दूसरा होता, अरे रे रे रे, कौन है वो, किसने आग लगाई, ढूंढो उसको, मारो उसको कोर्ट में लेके जाओ। ऐसे कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। दुख, दर्द, पीड़ा, आवेश, एंगर, एंग्विश, रिवेंज, सब कुछ करते। एडिसन शांत बैठा रहा। चॉइस इज योर्स। उसको पता है अब जल ही गया, तो अब क्या कर सकते। उसी तरह विदेश में एक ऑथर था थॉमस कार्ली। थॉमस कार्ली ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी थी, इतनी मोटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर। और वो किताब, कोई भी इस तरह की किताब, इतिहास की, हिस्ट्री की किताब लिखने के लिए सब फिगर्स चाहिए, इवेंट्स चाहिए, बहुत बड़ा रिसर्च चाहिए। वो सब करके किताब लिखी। अभी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब रफ लिखा हुआ था पूरा। उसका मित्र आया, मित्र ने कहा मुझे ये किताब दो ना पढ़ने के लिए। उसने कहा ठीक है ले जाओ। वो ऐसे खाली पेजेस थे, अभी प्रिंट हुई नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था, खाली रेडी था। तो वो दोस्त लेके गया वो किताब पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते उसने वहां रख दी। और रखने के बाद घर की जो नौकरानी होती है साफ करने, वो आ गई।
उसको लगा ऐसे ही पेपर इधर उधर उड़ रहे हैं, तो वहां विदेश में वो बॉन फायर होती है ना, आग, ठंड में आग घर के अंदर होती है, उसको लगता है फालतू पड़े हुए सारे उठाती है और टेबल के भी उठाती है और सब उसमें डाल देती है। तो दोस्त जब आता है उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, बहुत डांटता है, उसको काम से निकाल देता है। और फिर उसके पास जाता है, थॉमस कार्ली के पास। वो कहता है ऐसा हुआ, क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता। थॉमस कार्ली डजंट से अ सिंगल वर्ड टू हिम, एंड फ्रॉम हिज मेमोरी ही रोट दैट बुक again, and what is available now as a world classic, French Revolution, is that second rewritten book. वो चाहता था तो दुखी हो सकता था। तुमको ठीक से नहीं रखना आता है क्या? कहीं पे भी रख देते हो। बहुत डांटता था, कुछ कुछ कर सकता था, कुछ नहीं कहा, चुप। चॉइस देख लेना, दुखी होने से, रोने से, चिल्लाने से कुछ होने वाला है। चॉइस इज योर्स। कितना पेशेंस चाहिए अंदर। तो सेकंड पॉइंट है CH, H फॉर जॉय, हैप्पीनेस। CHO, O फॉर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म अर्थात सकारात्मकता। एक है ऑप्टिमिस्ट, एक है पेसिमिस्ट। दो लोग। जो पेसिमिस्ट होता है हर चीज में निगेटिविटी देखता है। यहां आएंगे, अरे कितनी ठंडी है, यहां से तो उधर अच्छा था दिल्ली में, यहां ठंडी बहुत है, फालतू आ गए, पहले ही बोला था नहीं आना है, क्या करते रहते, शांति शांति शांति। बाद में लेक्चर सुन लेंगे ना ऑडियो से। एक व्यक्ति होता है, उसके दो बेटे होते हैं, एक 100% ऑप्टिमिस्ट, एक 100% पेसिमिस्ट। तो व्यक्ति सोचता है मेरा एक बेटा एकदम ही नकारात्मक है, ऐसा कुछ करता हूं कि उसको अच्छा ही दिख जाए। तो वो क्या करता है, उसका जो कमरा होता है उसमें बहुत अच्छे अच्छे ताजे ताजे फूल सजा के रख देता है, अच्छे अच्छे खिलौने रख देता है, अच्छा अच्छा म्यूजिक बजाने के लिए रख देता है। और शाम को जाके देखता है क्या हुआ, इतना सब अच्छा सजा दिया कमरे को, वो बेटा उदास बैठा हुआ है। वो कहते हैं अरे तुम इतने उदास क्यों, ये फूल नहीं देख रहे? वो कहता है ये फूल, आज तक कोई भी फूल हमेशा ऐसा रहेगा, मुरझाने वाला है। और ये खिलौने, वो खिलौने तो टूट ही जाने वाले हैं। और ये जो डेकोरेशन, ये तो कल तक पूरी धूल लग जाएंगी इसको। तो बहुत ही दुखी होता है। दूसरा जो बेटा होता है एकदम पॉजिटिव वाला, वो क्या करता है, उसके कमरे में घोड़े की लीद, स्टूल सैंपल एक्सक्रीटा, वो पूरा लीद से कमरा भर देता है, उसमें पूरी बास, दुर्गंध एकदम। और शाम को जाके देखता है क्या हुआ इस बेटे का, तो वो बेटा उछल रहा है खुशी में, ढूंढ रहा है कुछ, इधर घुस रहा है उधर घुस रहा है, वो कमरे में पूरी घोड़े की लीद भरी हुई है और वो उसमें ढूंढ रहा है, बहुत खुश है। और वो पिताजी उसको आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, इतने खुश क्यों दिख रहे हो तुम, वहां तो एकदम दुर्गंध आ रही है। वो कहता है अगर घोड़े की इतनी लीद है, जरूर कोई ना कोई घोड़ा अंदर छिपा हुआ होगा, उसी को ढूंढ रहा हूं। कोई ना कोई घोड़ा मस्ट बी देयर, उसी को मैं ढूंढ रहा हूं। दिस इज ऑप्टिमिज्म। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, डोंट एक्सेप्ट दैट एज इट इज, बट कन्वर्ट इट इनटू ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। दुखी नहीं हो जाना, निराश नहीं हो जाना, भाग्य भाग्य नहीं कहते रहना। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक एंड ई शैल फाइंड। बाइबल कहती है सीख, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, आस्क, मांगो तो तुमको प्राप्त होगा। ओ फॉर ऑप्टिमिज्म। जीवन में जो भी होता है, क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी है इस तरफ देखने का? एनी पॉजिटिव आउटलुक? चलो हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा, किसी की हेल्प लो। कोई स्पिरिचुअलिस्ट जिन्होंने जीवन को गहराई से जाना है, समझा है। Those who study life and those who study spirit, try to understand their point of view, what they speak, how do they think. Because there are multiple ways you can view at the same thing. There are multiple ways you can see the same thing. And
It is not that what you think is final and is right, but there are better ways of looking at things. So seek different perspective for the same thing. एक प्रॉब्लम है जीवन में, हम देख रहे हैं इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. There are ways and means to look at things and you will come out with solutions. तो O for optimism. CHOI. I for introversion, अर्थात अंतर्मुखता. दो प्रकार के व्यक्तित्व है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं बाह्यमुखी, बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, एक मिनट भी अंदर अकेले में नहीं बैठ सकते, बेचैनी हो जाती है अकेले छोड़ दो तो, कोई चाहिए बात करने के लिए. दिस इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. एक है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. इंट्रोवर्शन, साइलेंस, सॉलिट्यूड, इसमें बहुत सुख समाया है, बहुत आनंद है, पर हमारे पास शायद टाइम ही नहीं है. इसके लिए सारा ध्यान बाहर है. कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, किसके घर में क्या हो रहा है. बाइबल में एक प्रसंग है, जीसस क्राइस्ट वापस लौट के आते हैं 3 दिन के बाद, सूली पे चढ़ाने के, क्रूसिफिकेशन के बाद, तो एक रिजरेक्शन के बाद, तो एक शिष्य होता है पीटर, जिसने 3 बार उसको मना कर दिया था कि मैं नहीं जानता ये कौन है. ऐसा वो पीटर पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी. जीसस बोलते हैं हाँ आई डू लव यू. फिर से पूछता है, लॉर्ड डू यू लव मी. जीसस कहते हैं हाँ आई डू लव यू. फिर से पूछता है, डू यू लव मी. यस आई डू लव यू. फिर वो पूछता है, ये जो पीछे से जॉन आ रहा है, हाउ मच डू यू लव हिम. जीसस कहता है, व्हाट इज दैट टू यू. तुमको क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं उसे कितना प्यार करता हूं वो जाने और मैं जानूं. व्हाट इज दैट टू यू. ये बहुत अच्छा वाक्य है. व्हाट इज दैट टू यू. किसकी ननद, किसकी सास, किसकी बहू क्या कर रही है, तुम्हें क्या करना है. माइंड योर ओन बिजनेस. कौन क्या कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, नाक झोंक, इधर क्या उधर क्या, देखते ही रहना. टॉपिक चाहिए कुछ गॉसिप के लिए, डिस्कशन के लिए, हॉट टॉपिक. एक स्त्री थी एक गांव में, जो भी मिलता था उससे झगड़ा ही करती थी. जो भी कारण हो या ना हो, बस बात कर लिया मतलब झगड़ा चालू. एक बार सारे गांव वाले सोचते हैं हम बिल्कुल कुछ बोलेंगे ही नहीं, चाहे ये आए खड़े हो, जो करना है इसको करने दो, हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे. पूरा व्रत ले लेते मौन का सारा गांव. तो वो कई लोगों के पास जाते, उसको उकसाती है कि तुमने मेरा ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई कुछ नहीं बोलता है. तो इतनी परेशान हो जाती है शाम तक, आखिर में कुएं के पास जाती है, ऊपर से झांकती है और उसकी जो परछाई है उससे ही झगड़ा चालू कर देती है. फाइटिंग विथ वंस ओन शैडोज. चॉइस, इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन. एक्सट्रोवर्शन में बहुत संघर्ष है. आंतरिक जो जर्नी है ना इंट्रोवर्शन की, बहुत आनंद आता है उसमें. अभी अभी हमने जो जर्नी की थोड़ी देर पहले, कौन सी जर्नी थी, कहीं चले नहीं, कहीं गए नहीं, अंदर है, अंदर ही कुछ तो है. उसके बाद कौन सा शब्द है, वर्ड, CHOI. सी फॉर, सी से बहुत आते हैं, पर एक जो हमको बहुत अच्छा लगता है वो है चीयरफुलनेस. एक है उदासी, विषाद, डिप्रेशन. डिप्रेशन ये हमारी चॉइस है. लोग डिप्रेशन में रहते हैं, इतनी दवाइयां लेते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते, क्योंकि कारण उस डिप्रेशन का कुछ और है. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई चीज को बचा के रख दिया. हमको याद है एक महिला थी जो हमारे ओपीडी में आती थी, विदेश की, डिप्रेस थी बहुत.
40 साल से डिप्रेशन चल रहा था। इतनी मोटी फाइल निकाली उसने। हमने कहा ठीक है रखो। इतने उसमें साइकेट्रिस्ट बदले थे, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, सब कुछ किया था, पर उसका डिप्रेशन कुछ ठीक नहीं हो रहा था। कारण क्या था? तो इतनी मोटी फाइल, और विदेश के लोग ऐसे होते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, प्लीज इंक्रीज माई डोजेस, सीधा बोलते। भारतीय वैसे नहीं बोलते, भारत वाले ऐसा नहीं कहते, वो विदेश के ऐसे बात करते हैं कि डोज कम पड़ रही है, डॉक्टर प्लीज इंक्रीज माई डोजेस, सीधा ही बात करते हैं। तो हमने सोचा इसके डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है, इतने सालों से चल रहा है। तो थोड़ा सा उसका काउंसलिंग किया गया, पूछा गया हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, क्या क्या हुआ। तो उसने एक बात बताई। उसने बताया 40 साल पहले मैं बहुत यंग जब थी, एक व्यक्ति था जिससे मुझे प्यार हो गया। ठीक है, एक यूथ, बहुत स्मार्ट हैंडसम था, उससे मुझे बहुत प्यार हो गया। पर हुआ ऐसा कि मेरी बहन को भी उसी से प्यार हो गया, छोटी बहन को। और छोटी बहन मुझे बहुत प्रिय थी, और उसने ही मुझे आके कहा कि मुझे शादी करनी है उससे। और वो जो लड़का था उसने भी हाँ कर दी, और इसने फिर दोनों की बहुत धूमधाम से अच्छे से शादी भी करा दी। कभी बताया नहीं, पर अंदर से था कि जिसके साथ मुझे शादी करनी है उससे मेरी बहन ने कर ली। वो बहन के प्रति ऊपर से तो ठीक था सब, पर अंदर ही अंदर हेट्रेट। और वो इतने सालों तक किसी को नहीं बताया, ना सुनाया, कुछ नहीं, और धीरे धीरे वो क्या बन गया? डिप्रेशन बन गया। और उसमें कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर चेंज हो रहे, डॉक्टर शॉपिंग, आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, बस यही चालू है। खुशी चली गई। फिर उसको हमने एक अभ्यास दिया। अभ्यास ये था, जो अभ्यास अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। वो अभ्यास ये था कि अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मेडिटेशन में इमर्ज करो और उसको माफ कर दो। क्या करना है? माफ कर दो उसको। एक महिला थी विदेश में, सेक्सुअली असॉल्टेड, एक पुरुष के द्वारा, जो कि खुद सर्जन थी, बाद में सर्जन बनी। मतलब बहुत समय बीत गया, जब बहुत अच्छी सर्जन थी, एक दिन एक युवक आया जिसके यहां पर गोली लगी थी और उसको ऑपरेट करना था उसको। और जैसे उसने देखा ये तो वही है 20 साल पहले, ये वही है, अब क्या करूं, इसको मर जाने दूं या ऑपरेट करूं? चर्च में गई, जीसस क्राइस्ट को देखा, पूछा, ओ लॉर्ड प्लीज गाइड मी, व्हाट शुड आई डू? और जीसस क्राइस्ट के द्वारा उसको एक ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कहेंगे, एक टचिंग हुई, और उसने देखा जीसस क्राइस्ट की जगह मैं हूं, और वो कह रहा है दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं क्या कर रहा है, इसके लिए मैं उसे क्षमा करता हूं। उसने अपने आप को वहां देखा और उस व्यक्ति को सामने देखा और उसको कहा कि मैं तुम्हें आज माफ करती हूं, बेशर्त माफी। ये अभ्यास उसने किया, और तब जाके इतने सालों से भी उसके मन में कुछ जो था वो शांत हुआ, और उसको ऑपरेट किया। अभी हमें एक छोटा सा योग का प्रयोग करना है, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। उसमें उन सभी व्यक्तियों को आंखों के सामने देखना है जिन्होंने हमें दुख दिया, सताया, निंदा की, धोखा दिया, टॉर्चर किया मेंटली, हमारे पीछे हमारी ग्लानि की, डिफेम किया हमको, फॉल्स चार्जेस लेवल किए हमारे अगेंस्ट, पीठ पीछे निंदा। ऐसी सब आत्माओं को, व्यक्तियों को देखना और क्या करो, उनको माफ कर दो। कोशिश तो करो, क्योंकि शायद
इसके वजह से हमारे अंदर एक बेचैनी सी है। चलो बहुत खराब किया माना, परंतु हम दुखी है उसके वजह से, और जब तक हम सूक्ष्म में उनको माफ नहीं कर देते हम शांत नहीं हो सकते। और एक दूसरा काम, जिस जिस व्यक्ति को मैंने दुखाया है, व्यंग्यबान, अपशब्द, कमेंट्स, टॉन्ट्स, उससे क्या करेंगे? माफी मांगना, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ये दो काम करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा। मन शांत, वातावरण में संपूर्ण शांति। आज मैं उन लोगों को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं जिन्होंने मुझे बहुत सताया, दुख दिया, इंसल्ट की, षड्यंत्र किए, धोखा दिया, टॉर्चर किया। देख रहा हूं सबको आंखों के सामने। ये भी देख रहा हूं कि मन में कितनी नेगेटिविटी भरी है इनके प्रति। क्या इन्होंने ये सब जो किया मेरे ही जन्म जन्म के कार्मिक अकाउंट्स तो नहीं? मैंने भी तो कभी इनके साथ ऐसा किया होगा। आज इन सभी व्यक्तियों को मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं और बहुत बड़े दिल से इन सभी व्यक्तियों को बेशर्त अनकंडीशनल पार्डन। इन्होंने जो भी किया सब मेरे ही बैड कर्मास थे। इसलिए आप सबको, हे आत्माओं, हे व्यक्ति, जो भी हो तुम, मैं तुम्हें आज माफ करती हूं, करता हूं। मन देखो कितना शांत हो गया है। हेट्रेड चली गई, स्थिर हो गई है बुद्धि। अब मैं देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने एक दूसरे ग्रुप को। ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने बहुत सताया, ग्लानि की, अपमान किया, निंदा की, बैकबाइटिंग की, फंसाया, कमेंट्स किए, हंसी उड़ाई। देख रहा हूं कितने क्रोध से भरे हुए हैं ये लोग मेरे प्रति। आज मैं इन सबको माफी मांगता हूं। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं भूल में था, ज्ञान में था, परवश था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अंडर इन्फ्लुएंस था। आहा, मन कितना शांत हो गया है। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। कर दिया सभी ने माफ और मांग ली माफी। कैसा लग रहा है? हल्का? यदि 6 मास रोज किया जाए तो जो शत्रु है वो आ जाएगा घर में गले लगाने। हमने कुछ कहा भी नहीं, उसको बोला भी नहीं, केवल मन में प्रैक्टिस की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो ना? जो संकल्प बाहर भेजोगे प्रकृति में, प्रकृति और संकल्प की रिएक्शन होगी, घटनाओं का निर्माण। हमने संकल्प भेजा। टेलीपैथी क्या होती है? एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति इधर, थॉट भेजते हुए रिसीव होते। हमने भेजा अर्थात उसको मिलेगा ही।
और एक अभ्यास करना है, जिसके प्रति मन में बहुत एंगर है, हेट्रेट है, उसको 2 चीजें करनी है। प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है रोज। आंखें बंद कर लो, बैठो और सोचो मुझसे प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाकर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है, वो कहीं पर भी हो इस धरती पर। थॉट्स के लिए स्थान बाधा नहीं है। हम यहां बैठ के अमेरिका तक वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं, इतनी पावर है थॉट्स में। ठीक है, कहां थे हम? सी। अब लास्ट है ई। ई फॉर एंथुजियाज्म, अर्थात उमंग, उत्साह। 2 मार्ग है, एक है उमंग उत्साह का मार्ग, एक है जिसमें ना तो उमंग उत्साह है, डल, ड्रैब, मरे मरे से है, टोटल लैक ऑफ एंथुजियाज्म। कुछ करने की इच्छा ही नहीं, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, एक व्यक्ति था, आलस और अलबेला, बस सोया ही रहता था। उसको उन्होंने कहा, क्या तुम चोरी कर सकते हो? एटलीस्ट एटलीस्ट स्टील। वो रजोगुण से कम तमोगुण, वो तमोगुण से कम कम टू राजस। वो सतोगुण में आना दूर की बात है, फर्स्ट कम टू एक्टिविटी। एक स्कूल में भाषण में उन्होंने कहा, यू विल बी मोर नियरर टू गॉड थ्रू फुटबॉल देन थ्रू स्टडी ऑफ भगवत गीता। क्योंकि शरीर की शक्ति ही नहीं है और चले धर्म ग्रंथ पढ़ने, कहां से पावर आएगी? एंथुसियाज्म। कोई भी काम हो, इतना उमंग से, इतना उत्साह से, कोई भी नया जॉब, नई स्किल, कुछ सीखना है। छोटा बच्चा देखा है कितना उसमें उमंग होता है, कितने प्रश्न पूछते रहता है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। हमको याद है एक बार माउंट आबू, कितने लोग आए हैं यहां से? वहां पर एक माउंट आबू में अनादरा पॉइंट है, सनसेट पॉइंट जिसको बोलते हैं, लोग घूमने आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हम वहां गए थे, तो बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो एक पेरेंट्स और एक छोटा सा बच्चा था, तो सूर्यास्त हो रहा था। तो वो बेटा पूछता है, पापा पापा सूरज कहां जा रहा है? तो माँ बाप कहते हैं, चुप, वो अपने घर जा रहा है, चलो। तो पूछता है, उसका घर कहां है? D.H. लॉरेंस नाम का एक बहुत बड़ा इंग्लिश पोएट हुआ है, उसने एक चीज लिखी है। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि अंकल अंकल, ये झाड़ के जो पत्ते हैं ना, ये हरे क्यों है? वो सोचता है, इसका उत्तर मुझे नहीं पता, मैं नहीं दे सकता बेटा। कोई दूसरा होता है, बस हरे है मतलब हरे, तुमको क्या करना है, चलो जाओ यहां से। ऐसे हम दबा देते हैं। वो H.D. लॉरेंस लिखता है, D.H. लॉरेंस, कि क्या सही में मुझे पता है? क्या मुझे पता है? कुछ भी तो नहीं पता। मेरा तो ये भ्रम है कि मैं ज्ञानी हूं या मैं चीजों को जानता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या जान लिया? ये जान लिया ये पत्ते हरे हैं, उसमें क्लोरोफिल है, पर क्लोरोफिल भी कहां से आया, क्यों आया, ये तो मुझे पता ही नहीं। मिस्ट्रीज तो अभी अननोन है। ऐसी उत्सुकता हृदय में हो, यहां आप आए, आश्चर्य हो, ये क्या है, ये कौन सा स्थान है, क्यों यहां के वाइब्रेशंस ऐसे, ये कौन लोग हैं जो यहां घूम रहे हैं, क्यों यहां आ गए ये लोग, ये इतने यंग यंग लोग दिख रहे हैं यहां पर, क्यों, क्या उनको कुछ मिला है? क्या ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ मिला ही नहीं और शायद वो उनको मिल गया, और जो हम चाहते हैं और अब तक नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनके पास है? आश्चर्य। क्रिएटिविटी का भाव यहां पर जागता है, आश्चर्य का भी, क्रिएटिविटी का भी, कौतूहल का भी, इनक्विजिटिवनेस और एंथुजियाज्म जागृत होता है। ऐसा जब हम करते हैं तब तो जो एंथुजियाज्म हमने खो दिया है उसको क्या करना है, फिर से लाना है, उसको चूज करना है। ये नहीं कि जीवन ही ऐसा है। डू नॉट accept what fate has given, but have the power to change it. Okay?